हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू द माय चैनल GONH प्रो। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं जैसे नेट JRF की परीक्षा, आपके डिग्री कॉलेज के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी परीक्षा, आपके इंटर कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम होते हैं PGT, GIC इत्यादि की परीक्षा में जो प्रश्न भूगोल से संबंधित पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाल्सन्स आर एसोसिएटेड विथ ग्लेशियल टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, एरिड टोपोग्राफी, रनिंग वाटर रिजल्टेंट टोपोग्राफी। हिंदी में बाल्सन संबंधित है हिमानीकृत, कास्ट, शुष्क या फ्लूवियल यानी बहते हुए जल से। तो सबसे पहले आप जानिए कि बाल्सन ये है क्या। जैसा कि आपको बताएं कि जो बाल्सन होता है वो जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है, रेगिस्तानी भागों में जो पर्वतों से घिरी हुई घाटियाँ, मान लीजिए जैसे ये पर्वत है, ठीक है, इनसे जो घिरी हुई घाटियाँ होती हैं ये, ठीक है, ये जो बेसिन है इसी को हम बोलते हैं क्या, बाल्सन, ठीक है। अब इनसे जो जलापर्दित जल फ्लूवियल जो अपर्दन होता है इस पहाड़ी से इस पहाड़ी से इस पहाड़ी से जो अपर्दन होता है, ठीक है, ये जो तलछटीकरण ये जो नीचे इसके जमाव होता है इस पहाड़ से जलों के द्वारा, उसको हम बजाडा बोलते हैं, ठीक है। और इस पदस्थली जो होती है इस पर्वत की उसको हम पेडिमेंट बोलते हैं। तो ये बजाडा जो एक तरह से जलोढ़ जो होता है नदियों में, नदियों के प्रक्रमों द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उस तरह से यहाँ पे ये जो बजाडा बनता है और बीच में आपका जल एकत्रित होता है। तो इस बजाडा, ठीक है, ये बीच में जो जल एकत्रित होता है इसको हम बोलते हैं प्लाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बजाडा और प्लाया को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं बाल्सन घाटी, ठीक है। और ये बाल्सन रिलेटेड होता है आपके रेगिस्तानी भागों से, यानी कि एरिड टोपोग्राफी होती है, यानी कि शुष्क स्थलाकृति होती है, यानी तीसरा आपका सही है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं, वाटर इरोडेड एरिड लैंड फॉर्म, सेमी एरिड लैंड फॉर्म है ये, मतलब जल अपर्दित वायु निर्मित स्थलाकृति, जलापर्दित वायु निर्मित स्थलाकृति, इसको दोनों रूप में कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाल्सन संबंधित है किससे, शुष्क स्थलाकृति से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। तो इसमें ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। मीन्स वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताब मेघ पाए जाते हैं, ठीक है। मुक्ताब मतलब मोतियों का बादल, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। जो इसका आंसर है वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल में आपके ये पाए जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो मुक्ताब में होते हैं इनकी जो हाइट होती है, जैसा कि जेन्युइन सी बात है, इनकी जो हाइट होती है वो आपके लगभग 12 किलोमीटर जो आपके पछाव मेघ होते हैं, ठीक है, सीरस, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। और इनमें सिलिका की मात्रा होती है। वो सिलिका की मात्रा कैसे वहाँ तक पहुँचती है, जैसे कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो जो क्यूमुलोनिम्बस यानी कपासीवासी जो बादल जो कि वर्टिकल जिनका एक्सटेंशन है, उन बादलों के द्वारा वो जाके वहाँ पे 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो वायुमंडल में टहलते रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं से मुक्ताब मेघ की रचना होती है। और इनसे जब बारिश होती है कभी मान लीजिए संघनित होके, तो इनसे जो बूंदें गिरती हैं वो कभी कभी कहा जाता है कि सीप में गिर जाता है तो मोती बन जाता है, ठीक है। सिलिका उसके रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से मोती बन जाता है। उसके बाद आपका बांस में गिरता है तो बंसलोचन बन जाता है, और उसके बाद सांप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर, यानी स्ट्रेटोस्फियर में आपके मुक्ताब में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है इससे रिलेटेड आपका PSC भी है, यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जो कि आपके अंटार्कटिका में ओजोन होल जो उसके ऊपर हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे भी रिलेटेड है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसको एक अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें चिनूक जो है वो आपके नवंबर से लेकर मई के बीच में आपकी चलती है, ठीक है। और एक गर्म हवा है जो कि रॉकीज के उत्तरी भाग में
रॉकीज के पूर्वी तट पर चलती है, ठीक। और पतझड़ में चलती है तो इसको बहुत ज़्यादा करेक्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो नवंबर से मई के बीच में है, तो पतझड़ बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली राइट तो नहीं है। लेकिन अगला अगर देखें हम, बोरा, बोरा जो कि आपके इटली के राइट साइड में जो आपका एड्रियाटिक सागर है, ठीक है, ठीक है, ये एक ठंडी हवा है, कोल्ड है, और ये विंटर में चलती है, ठीक। एक तरह की कैटाबेटिक विंड ही है, ऊपर से नीचे आती है आपकी, ठीक है। तो ये एड्रियाटिक के तट पर चलती है, जो कि इटली, क्रोएशिया इत्यादि क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये ठंडी हवा सर्दियों में चलती है, ये तो सही है। अगला है आपका फ़ोन। फ़ोन जो है ये भी आपकी गर्म हवा है, ये जाड़े में चलती है, ठीक फ्रेंड्स। और गिबली जो है, और ये फ़ोन है, ये फ्रांस के पास यानी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड इत्यादि क्षेत्रों में जो स्थानीय हवा है वहाँ बहती है। गिबली जो है वो गर्मियों में चलती है, ये भी ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ, लीबिया से, लीबिया जो आपका अफ्रीका में है उससे उत्तर की तरफ आपके मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है। ये एक तरह से सिरक्को का ही भाग होती है। सिरक्को जो गर्म पवन है जिससे ब्लड रेन होती है इटली में, ठीक है, उसी का एक पार्ट है गिबली, जो कि लीबिया से होकर चलती है। तो इस तरह से इन चारों में जो लगभग लगभग सब ठीक ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं है वो आपका चिनूक पतझड़ में चलती है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी सब आपको समझ में आ गया होगा। चिनूक आपका उत्तरी अमेरिका में, बोरा आपका एड्रियाटिक सागर के तट पर, एड्रियाटिक तट पर, फ़ोन आपके फ्रांस में, गिबली आपके लीबिया में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, Which of the following humidity is expressed in grams of water vapor per kilogram of air? Absolute humidity, specific humidity, relative humidity, optimum humidity। मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है स्पेसिफिक, यानी कि आपकी विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। ग्राम प्रति किलोग्राम मतलब एकांक द्रव्यमान वाले वायु के, ठीक है, भाग में कितनी नमी व्याप्त है उसका वजन ग्राम में, उसका रेशियो कहलाता है आपका विशिष्ट आर्द्रता। और अगर देखा जाए तो यही चीज़ जो ग्राम है वो अगर प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर, ठीक है, इसमें अगर मापा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो क्या होती है कि जितना आर्द्रता है और जितनी उसकी कैपेसिटी है कि कितना वो और ले लेगी कि सैचुरेट हो जाएगी वो आपकी वायुराशि या वो वायुपुंज, ठीक है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका हो जाता है सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है फ्रेंड्स। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, मतलब जितना है और जितना उसमें और आ जाए कि वो एकदम सैचुरेट हो जाए इंटू 100। इसको हमेशा किस में दिखाते हैं? परसेंटेज में, ये आपका सापेक्ष आर्द्रता को, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो आपकी ग्रेन में होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, टेम्परेचर इसमें मायने नहीं रखा जाता है। और विशिष्ट आर्द्रता जो होती है वो आपके ग्राम प्रति किलोग्राम में होती है, ठीक है। तो विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता ग्रेन में, विशिष्ट आर्द्रता ग्राम प्रति किलोग्राम में, सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में, ठीक है। इस तरह से ये जो चारों आर्द्रताएँ हैं, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका विशिष्ट आर्द्रता होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड लाइज इन, अस्वच्छांश स्थित है 40 से 50 डिग्री उत्तरीय दक्षिणी अक्षांश में, 25 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में, 30 से 35 डिग्री और 45 से 50 डिग्री। जैसा कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्लास 6 से रिपीट हो रहा है। तो हॉर्स लैटिट्यूड एक हाई प्रेशर वाला लैटिट्यूड है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। और ये चूँकि हम जानते हैं कि जो आपके भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये 30 से 35 जो आपका एक बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये जिसे यहाँ पे भूमध्य रेखा पे आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है, उसके ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट, उस तरह से नीचे भी होता है। तो 7 प्रेशर बेल्ट आपकी पाई जाती हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है।
उसमें से एक बेल्ट ये भी है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाली हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन BWH स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इनका जो BWH है स्टैंड्स फॉर, और कोपेन का जलवायु वर्ग का जो PWH है वो किसको दर्शाता है? शीत मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी, शीत मध्य अक्षांशीय स्टेपी। इसका जो आंसर है वो आपका है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर है? उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कोपेन का बी और थानथ्वेट का बी अंतर क्या है। तो कोपेन का जो बी है वो शुष्क जलवायु को दिखाता है, ठीक है, और जो थानथ्वेट का बी है वो आर्द्र जलवायु को दिखाता है। अब यहाँ पे इनका जो BWH है, यही अगर BSH रहता तो आपकी स्टेपी का होता। ठीक है, उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी, लेकिन BWH है तो एकदम शुष्क है ये, इसलिए उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल की ये जलवायु है कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैच द कॉलम्स करना है, क्लाइमेटिक टाइप दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं AMW है, AW है, BSHW है, CWG है। आपको मिलान करना है कि कहाँ पाया जाता है। तो हिंदी वाले में आते हैं, देखते हैं हम। इसमें देखिए ध्यान से आप, AMW जो है ये आपके केरला तट पर पाया जाता है। तो केरला तट यानी कि गोवा के दक्षिणी में भारत का पश्चिमी तट, ये हो जाएगा आपका गोवा वाले। AW जो है वो आपका AW जो है सवाना तुल्य जलवायु है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में। BSHW देखिए स्टेपी टाइप की है। ठीक, तो प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढाल, हरियाणा का आंशिक क्षेत्र, ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। CWG जो आपका है ये उत्तर का विशाल मैदान, इसमें पाई जाती है, यानी कि आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, इसका भी एक वीडियो हम डाल देंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इन द tropical zone the eastern shores of ocean are warmer than the western shores, while in the temperature zone the western shores of ocean are warmer than the eastern shores. Reason है, the temperature of these shores is influenced more by ocean current and prevailing wind than the latitudes. हिंदी में है इसका, उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। कारण उसका है कि इन तटों का तापमान अक्षांश की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ बोला महासागरों के पूर्वी तट, मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ले लें अफ्रीका को, ठीक है, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका है, बोल रहा है कि महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। मतलब महासागरों के पूर्वी तट यानी ये पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म होगा, क्योंकि यहाँ कनारी करंट चलती है तो ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, इधर आपका ब्राज़ील करंट चलती है, गर्म होगा। तो इस तरह से आप सोचिए, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी तट क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए अपेक्षाकृत, और पूर्वी तट ठंडा होना चाहिए अपेक्षाकृत पश्चिमी तट के। तो यहाँ होना क्या चाहिए? पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, यानी पहला कथन जो है हमारा है वो गलत है। ठीक है, और इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। सही बात है, धाराओं से और प्रचलित पवनों से प्रभावित होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला गलत दूसरा सही, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द सन एंड द मून आर, ये मैच द कॉलम्स फिर है आपका। ठीक है, पोजीशन दिया है, पोजीशन, उस पोजीशंस को रिजल्टेंट टाइड्स कौन सा उसमें टाइड आएगा, मतलब जो आपकी कंडीशनल है पोजीशन आपके मून और सन की, अर्थ की, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइड आएंगे उसको मैच करना है आपको। ठीक, तो अब देखिए इंग्लिश में है आपका, हिंदी में देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेचर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे जब आपका सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में,
सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में। मतलब यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका अर्थ हो गया और यहाँ पे मून, यहाँ पे मून, ठीक है, ये मून, ये अर्थ, ये सन, ठीक है, ये क्वाड्रेचर की स्थिति होती है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा लघु ज्वार आएगा, नीप टाइड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा फोर्स लग नहीं पाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये लघु ज्वार आएगा। और वही अगर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होंगे, यानी कि यहाँ पे मून आ जाए, यानी ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इस पर आपका दीर्घ ज्वार आएगा, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ स्थिति को क्या कहते हैं, उपभू, उपभू ज्वार आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रमा आपके पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है तो उसको उपभू कहते हैं। वो डिस्टेंस कितनी होती है, वो लगभग आपकी होती है 3.6 नियर अबाउट लाख किलोमीटर, 3.6 लाख किलोमीटर आपकी उपभू की होती है। और अपभू की कितनी होती है, 4.05 लाख किलोमीटर, ठीक है, 4.05 लाख किलोमीटर, यानी कि 4,05,000 समथिंग इतना किलोमीटर होता है आपके अपभू की। और उपभू की कितनी होती है फ्रेंड्स, उपभू की आपकी होती है 3.6 लाख किलोमीटर। तो इतना ही आपका ज्वार हो जाएगा। तो इस तरह से मैच दी कॉलम्स में देखिए क्या मैच हो रहा है, यहाँ पे आपका मैच हो जाएगा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, तो आपका ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, यानी 2 1, और समीपस्थ स्थिति 4 3, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है सॉरी, हम्बोल्ट करंट फ्लोज अलोंग। तो हम्बोल्ट करंट कहाँ फ्लो होती है, हम्बोल्ट करंट जो है आपकी ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, देखिए आपको फंसाने के लिए दो तरह से बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दो क्वेश्चन डाल दिया कि दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे या पश्चिमी तट के सहारे। तो इसमें एकदम करेक्ट है आपका पश्चिमी तट के सहारे। ओके फ्रेंड्स, इसमें एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और यहीं पे एकदम आपके फ्लो करती है आपकी हम्बोल्ट धारा, जो पेरू करंट भी कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जैसे आपका यहाँ पे आपका पेरू है और ये नीचे चिली है, ये पेरू के पास, इसको पेरू करंट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो हम्बोल्ट धारा है वो आपकी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे फ्लो करती है। तो इसमें एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपका हम्बोल्ट धारा का हो गया, ठीक। इस तरह से कभी कभी इसमें पूछता है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो एक ठंडी धारा है, ठीक है। तो इसका ठंडापन हो गया, तो इसका मतलब ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है, ठीक है, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव्स व्हेन, जब ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से जीव समूहों तथा उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, या पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, भौतिक रासायनिक पर्यावरण के माध्यम से। तो हम जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, उन्हीं का इंटर रिलेशन, उन्हीं का जो इंटीग्रेशन होता है वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र को क्रियाशील बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से आपका पारिस्थितिकी तंत्र गतिशील होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जैविक एवं अजैविक घटक भी दोनों पाए जाते हैं, दोनों को मिला के आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच दी कॉलम्स है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया है कंट्री और उसके ग्रास लैंड्स दिए हैं, यानी कि देश दिया है और वहाँ पे पाई जाने वाली घास, ठीक है। और हम देखेंगे ये जो क्षेत्र हैं ये कहाँ पड़ते हैं, टेम्परेट रीजन में पड़ते होंगे तो टेम्परेट ग्रास लैंड पाई जाएंगी, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते होंगे तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पाई जाएंगी। तो कंट्री है आपका ग्रास लैंड है, तो साउथ अफ्रीका है,
साउथ अफ्रीका में देखिए पाया जाता है आपका, साउथ अफ्रीका में आपको पाया जाता है वेल्ड। ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्थ अमेरिका में आपका पाया जाता है प्रेरीज। ठीक। साउथ अमेरिका में आपको पाया जाता है पंपास, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका डाउन्स। ठीक है, यानी कि आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि ये सारी जो आप अगर मैप में ध्यान से देखें तो साउथ अफ्रीका भी आपका टेम्परेट रीजन में है, नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट रीजन में है, साउथ अमेरिका का जो पार्ट है कुछ नीचे वाला टेम्परेट रीजन में है, ऑस्ट्रेलिया भी आपका टेम्परेट रीजन में है, आधा टेम्परेट रीजन में, आधा उधर ट्रॉपिकल रीजन में है। तो इस तरह से आपका जो मैक्सिमम ग्रासलैंड्स हैं वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी है उसका। नेक्स्ट है आपके द करेक्ट सक्सेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन अ नेचुरल फूड चेन इज। एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी, बाकी उसी तरह से आपके सब ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले आप जानिए कौन सा आता है। पहले हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि आपके उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर आते हैं, यानी जो घास फूस खाते हैं, शाकाहारी। उसके बाद शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, जो जीव होते हैं उनको मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी जब मर जाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं, उसके ऊपर सर्वाहारी हैं पोषण स्तर में और एक स्टेज ऊपर। उसके बाद फिर जब वो मर जाते हैं सर्वाहारी, तो उनको अपघटक मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्वपोषी, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर आपका अपघटक। इस तरह से आपका ये सीरीज चलेगा आहार श्रृंखला का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूड वेब। फूड वेब क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका जो आहार जाल होता है, ऑप्शन दिया है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट लिंक्ड फूड चेन। दूसरा ऑप्शन है अ मॉडरेट साइज्ड फूड चेन हैविंग मेनी ट्रॉपिक लेवल्स, अ सर्कुलर फूड चेन, अ सीरीज ऑफ इंटरवूमेंट फूड चेन। ठीक है, मतलब एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल, अनेक पोषण स्तरों वाला एक मध्याकार का जाल, एक वृत्तीय जाल, और एक इंटरलॉक मतलब अंतर फंसा हुआ आपका, ये जो नीचे दिया आहार श्रृंखलाओं का एक अंतर्ग्रंथित जाल। तो एक तरह से देखा जाए जो आहार जाल होता है, फूड वेब जो होता है, वो फूड श्रृंखलाओं का एक अंतर्ग्रंथि। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं सपोज दैट, अब पेड़ को टिड्डा खाया, ठीक है, टिड्डा खाया, टिड्डा को फिर आपके मेढक खाया, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को फिर स्नेक खाया। ठीक है, अब यही है, यही घास है, इसी घास को आपका खरगोश खाया, रैबिट खाया, उसी रैबिट को, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लास्ट में अगर लायन रहता तो ये रैबिट को लायन रैबिट को खा जाएगा। तो मतलब ये अंतर्ग्रंथित जाल, मतलब इसी तरह से 3-4 फूड श्रृंखलाएं जिसमें से एक दूसरे पे सब अंतर्ग्रंथित रहें, वो आपका होता है आहार जाल। इस तरह से आहार श्रृंखलाओं का एक अंतर्ग्रंथित जाल, यानी कि जो आपका इंटरवुमेन फूड चेन होता है वही आपका होता है फूड वेब, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म वॉज गिवन बाय, यानी प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे ये OH के स्पेट महोदय थे। ठीक है फ्रेंड्स, OH के स्पेट आपके एक तरह से प्रसंभाव्यवाद के आपके जनक थे फ्रेंड्स। और ग्रिफिथ टेलर जो आपके ये नौ निश्चयवाद के आपके जनक थे। कार्ल सावर और रिचर्ड हार्टसन ये आपके संभववाद से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर सीरीज भी कभी कभी पूछता है तो पहले निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म, फिर संभववाद प्रोबेबिलिज्म, फिर नौ निश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म, फिर प्रोबेबिलिज्म, यानी कि प्रसंभव स्पेक्ट सबसे लास्ट में आएंगे। इस तरह से ये सीरीज भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच अरब जियोग्राफर इज नोन फॉर डिवाइडिंग द वर्ल्ड इंटू 14 क्लाइमेटिक रीजन्स। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अक्सर लोग मसूदी को लगा देते हैं ऑप्शन, बट इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है अल मकदीसी। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर है अल मकदीसी। अल मकदीसी एक भूगोलवेत्ता थे।
ठीक है। ज्योग्राफर से इनका भी अल-बरूनी अल-मसूदी की तरह ही काफ़ी ज़्यादा जलवायु या पर्यावरणीय क्षेत्रों में या क्लाइमेट से रिलेटेड इनका अध्ययन रहा है, जिसमें इन्होंने विश्व के 14 जलवायु प्रदेशों को भी विभाजित किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से अल-मकदीसी ने 14 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है विश्व के जलवायु प्रदेशों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following scholars followed the teleological approach in the study of the earth? ठीक है, यानी जो किस विद्वान कौन सा विद्वान है जो पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। ठीक है, तो उद्देश्यवादी उपागम जो आपके हैं रिटल महोदय, आर्मचेयर जियोग्राफर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता थे, एक तरह से कहा जाता है आपके रिटल महोदय को, ये उद्देश्यवादी उपागम को मानते थे, साइंटिफिक को बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और हम्बोल्ट जो थे वो साइंटिफिक वाले थे। तो हम्बोल्ट और रिटर एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों लोगों के स्टडी के उसमें काफ़ी अंतर था। ठीक है, जैसे अब जो हम्बोल्ट महोदय थे वो आगमनात्मक पद्धति के विद्वान थे, उस मेथड से करते थे, और ये निगमनात्मक पद्धति के थे जिसमें उद्देश्यवादी उपागम इनका था। ठीक है, अब हम्बोल्ट क्या थे, हम्बोल्ट फील्ड में जाते थे। ठीक है, विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की तरफ आते थे। हम्बोल्ट महोदय विशेष उदाहरण, जैसे साउथ अमेरिका में गए, वहाँ से फिर नियम बनाए कि ऐसी ऐसी बात है। और ये क्या थे, ये पहले नियम बनाते थे, उसके बाद उसको एलेबरेट करते थे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण देते थे। तो इस तरह से कार्ल रिटर जो थे आर्म चेयर यानी कि आराम कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता थे, और ये उद्देश्यवादी उपागम को मानते थे एक तरह से, और निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड को भी अपनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेडजल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर की। ठीक है, क्वेश्चन है, रेडजल्स वर्क वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक, भूगोल में भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विविभाजन है, डाइकोटॉमी है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडजल एक तरह से डिटर्मिनिस्ट थे। ठीक है, निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। वो पर्यावरण को प्रभावी मानते थे, वातावरण को प्रभावी मानते थे, क्लाइमेट को प्रभावी मानते थे, यानी प्रकृति को प्रभावी मानते थे मानव की अपेक्षा। ठीक है, तो हालांकि बातें सब सही हैं, लेकिन जो भूगोल की रेडजल का जो कार्य आधारित था वो आपके भौतिक पर्यावरण में जो मानव क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण जो है वो मानव क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इस संकल्पना पर आगे बढ़े थे, जो कि एक निश्चयवाद का एक बहुत ही बेस रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाद का इनको जनक भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूज़ द मॉडल्स इन ज्योग्राफी केम इन टू बींग। ठीक है, मतलब जो मॉडल्स का प्रयोग हुआ था वो भूगोल के क्षेत्र में कब आया। ठीक है, तो मॉडल्स का जो मैक्सिमम प्रयोग होने लगा वो आपके जो हैगेट और चोर्ले महोदय ने किया था। ठीक है, मतलब मार्केट में छाया आके हैगेट और चोर्ले के समय में, यानी कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी 50 से 60 के दशक में आके, यानी 40 के बाद, 45 के बाद, 49 के बाद, 50 से 60 के दशक में आपके जो मॉडल्स का जो प्रयोग है जियोग्राफी का वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो इस तरह से जो मॉडल का प्रयोग है वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, और इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू ज्योग्राफी ऑफ 1950s वॉज कैरेक्टराइज बाय द एम्फेसिस ऑन। देखिए सेम क्वेश्चन है वही, फिर से उसको घुमा दिया। ठीक है, तो अब 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अवलाक्षणिक विशेषता थी, तो कौन सी विशेषता थी? ऑप्शन है आपका, अनुभविक जांच पर बल, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों मॉडलों पर प्रयोग पर बल, मानव पारिस्थितिकी बल। तो तीसरा जो ऑप्शन है, स्थानीयकरण के सिद्धांत और मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमने आपको बताया ऊपर। नेक्स्ट है आपका, which one of the following scholars of pre-modern period clearly established the relationship between regional geography and systematic geography। यानी यहाँ पे बात कर रहा है डुअलिज्म की। ठीक है, डुअलिज्म की बात कर रहा है, रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो डुअलिज्म के फादर किसको कहा जाता है? वारेनियस महोदय को। ठीक है, वारेनियस महोदय ये आपके ग्रीक थिंकर थे। ठीक, यूनानी, और इसका ये आंसर है। ठीक है,
जो कि आधुनिक युग के पूर्व में वारनियस महोदय ने ही द्वैतवाद का प्रयोग किया था और प्रबलता से इसका समर्थन भी किया था। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ विडाल डीला ब्लास। अब निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डीला ब्लास से संबंधित है? तो आपको पता होगा दृश्य भूमि, जीव विस्तार, भूमि विस्तार, लैंडस्केप कोरोलॉजी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, टेरेस्ट्रियल होल, लैंडशाफ्ट। ठीक है, तो ये एक तरह से आपके पहला जो दृश्य भूमि जीव विस्तार ये आपके हेटनर महोदय का है, उसके अलावा है हार्टसोन महोदय ने भी इसका प्रयोग किया था। मैथमेटिकल ज्योग्राफी थेल्स और एलेक्जेंडर इन लोगों का था। टेरेस्ट्रियल होल, ये जो आपका है टेरेस्ट्रियल होल फ्रेंड्स, ये आपके ब्लास महोदय का है। ठीक है, ये पार्थिव संपूर्णता की बात करते थे। और दृश्य भूमि जहाँ तक लैंडस्केप की बात है, ठीक है, तो ये जो पार्थिव संपूर्णता है इसकी बात आपके विडाल डीला ब्लास ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है आपका 23rd क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स है। फिर आपके ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम वो क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ऑथर्स में आपके पीटर गोल्ड हैं, हैकेट हैं, सैम्पुल हैं, हंटिंगटन है। बुक्स में आपकी मेंटल मैप्स है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट है, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन है, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी है। तो आपको मैच द कॉलम्स करना है। इसमें आप ध्यान देखिए, जो पी गोल्ड हैं, ठीक है, ये एक तरह से आपके यूके के रहने वाले थे और 1974 में इन्होंने मेंटल मैप बुक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, 1974 में इन्होंने मेंटल मैप बुक लिखी है, 1974। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे आपके पीटर हैगेट भी आपके यूके लंदन के ही थे और 1965 में इन्होंने लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद E.C. सैम्पुल, ये आपकी अमेरिकन थी, हालांकि रेडजल की शिष्या थी, जर्मन रेडजल की शिष्या थी, लेकिन ये बेसिकली अमेरिकन स्कूल से थी। और इनकी जो रचना है वो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, किसी ईयर में 1911 में, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 1911 में इनका इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट है। और ई हंटिंगटन, ये भी अमेरिकन थे। ठीक है, और इनका जो है 1945 में आपका है मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंगटन का किस में है? 1945 में। इस तरह से आपका 1423 यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। देखिए, ये आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय का जो क्लाइमोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे क्या सेट होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपकी एक्स एक्सिस पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वाई एक्सिस पे आपकी क्या है? आर्द्रबल तापमान यानी कि टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी है। देखिए यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी, इसको हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग। क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका है हाई यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखिए हाई टेम्परेचर तो हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी टेम्परेचर भी हाई है, यानी शुष्क गर्म भी है और शुष्क भी है। ठीक है, सॉरी, ह्यूमिडिटी हाई है यानी कि गर्म है और आर्द्र है, यानी दूसरा वाला गर्म और आर्द्र है और ये गर्म और शुष्क है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखिए टेम्परेचर भी कम है, इधर से अगर देखिए मिलाइए तो टेम्परेचर भी कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है। तो ये कौन सा है? ये आपका कीन है, इसको हम क्या बोलते हैं? कीन। ठीक फ्रेंड्स, और चौथा देखिए यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी आपका यहाँ से अगर मिलाएंगे तो टेम्परेचर भी कम है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम, यानी कि ये रा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका स्कॉर्चिंग,
दूसरा आपका मगी, तीसरा कीन, चौथा रा, यानी स्कॉर्चिंग, मगी, कीन, रा, ये आपके जो क्लाइमोग्राफ था उसके चारों एडजेसेंट जो कोने हैं उनमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। स्कॉर्चिंग में क्या होता है, गर्म एवं शुष्क। ठीक है, मगी में क्या होता है, आपका गर्म तो रहेगा लेकिन आर्द्र रहेगा क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। तीसरा है आपका कीन, इसमें आपका टेम्परेचर तो कम रहेगा और आर्द्रता भी कम रहेगी। और रा में टेम्परेचर कम रहेगा, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन, रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेंग का जो मॉडल है, ठीक है, पेंग का मॉडल आपने देखा होगा, ठीक है, जो कि आपके डेविस के मॉडल को बाइकआउट करने के लिए, मतलब उसमें संशोधन इन्होंने किया था। संशोधन क्या, अलग से ये जर्मन थे, ठीक है, और डेविस अमेरिकन थे। तो ये जर्मन थे, इन्होंने अपने हिसाब से बताया था कि कैसे जो पेंग की साइकिल ऑफ इरोजन है वो है। तो उसमें इन्होंने अपर कर्व और लोअर कर्व 2 चीज़ें दी हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि द गिवन डायग्राम इंडिकेटिंग द कर्व ऑफ वाल्टर पेंग साइकिल ऑफ इरोजन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, ओनली अपलिफ्टमेंट इन स्टेज ए, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन स्टेज ए इज लोअर दैन दैट ऑफ बी, अपलिफ्टमेंट इज मोर दैन इरोजन इन स्टेज बी, रेट ऑफ इरोजन इन स्टेज ई इज हायर दैन दैट ऑफ डी। ठीक है, तो इसमें तरह ऑप्शन दिए हैं, इसको अगर हम हिंदी में समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में जब समझेंगे तो दिया है कि ए स्थिति में केवल उत्थान को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखें, समझते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि डेविस महोदय ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि उत्थान होने के बाद अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन पेंक ने कहा था कि उत्थान और अपर्दन यानी अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि ए स्थिति में केवल उत्थान होगा, यानी पहला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये डेविस की बात है। दूसरा है ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर होगी। ठीक है, यानी पहले तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा उत्थान होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो घटता ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान, बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान होगा, क्योंकि उत्थान ज़्यादा दर मतलब ज़्यादा होगी, उत्थान की दर ज़्यादा होगी, अपर्दन की कम होगी, लेकिन लास्ट में जाते जाते जीर्णावस्था में उत्थान की दर कम हो जाती है, अपर्दन की दर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा है ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन होता है, ई की अपेक्षा डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन, यानी ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन, सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे जैसे ओल्ड स्टेज में आपकी रिवर जाती है, उस तरह से उसका जो डिपोजिशन का पावर होता है, ठीक है, इरोजन खाली बढ़ता है, मतलब अपलिफ्टमेंट कम हो जाता है, मतलब उभार कम करता है, अपर्दन ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ये 3 और 4 सही होंगे, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये 25 प्रश्नों का समूह था फ्रेंड्स, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उसको सुधारा जाएगा अगर कोई गलती होती है तो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसको शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।